डन डन डन। आगे चलो। तो बेटा यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज तो हो ही गया। साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखोगे, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो द रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टन कंडीशन दे बिहेव फर्स्ट ऑर्डर। यानी ऐसा रिएक्शन जो सच में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन कुछ अगर आप कंडीशन लगा दो तो वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीज हम लोगों को सबको याद रखना है बेटा, कि व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, चलिए बेटा आगे। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है वो इसका एग्जाम्पल है। लास्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाता है। अब आर्हीनियस इक्वेशन तीनों रट लो बेटा। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बेटा ए इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए को क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और एक बार पेपर में आया था, इस पूरे क्वांटिटी को क्या बोलोगे? तो बोलोगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक बार ये भी एमसीक्यूज में पूछा गया है, तो याद रखना। ए इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड रेस्ट पूरे को बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एंड के तो आपको पता ही है, रेट कांस्टेंट। ठीक है। अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला ये भी याद रख लेना, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303, है ना, ये वाला ई ए अपॉन। अब यहाँ पे क्या याद रखना होता है? हम लोग को दो ही चीज याद रखना होता है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या हो जाएगा? ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो ये देखो ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ याद रखना है बेटा, लॉग के वर्सेस 1/t होता है और स्लोप की वैल्यू ये होती है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि स्लोप आपको 40,000 दे रखा है, ये बताओ क्या होगा, तो आप सीधा लिख देना 40,000 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। और ये भी माइनस में दे रखा होगा। माइनस माइनस गेट कैंसिल। ये कितना होता है बेटा, तुम सबको बताया ना, 19.2। 2.303 इंटू आर हमेशा कितना लिखोगे? 19.2। 19.2 को 4,000 से मल्टीप्लाई करो, ये निकल गया तुम्हारा। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ई ए। डन। अब सुनो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अल्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। अगर कैटलिस्ट लगाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट आएगा। कैसे? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एमसीक्यू और इसमें। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। यानी पहले एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये थी, तो अब ये हो जाएगी, छोटा कर देता है ना, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके। और कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैटलिस्ट इन पे अफेक्ट नहीं डालता है। कैटलिस्ट सिर्फ किस पे अफेक्ट डालेगा? एक्टिवेशन एनर्जी पे। ठीक है। तो ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न ऑल दिस 3 चैप्टर्स। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा हो गया अच्छे से रिवीजन? यस सर। यस बेटा। बोलो, किसी का कोई भी डाउट कंसर्न कुछ भी पूछना हो तो 2 मिनट के लिए पूछ सकते हो। डन। चलो, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सफर पे, अगले चैप्टर्स की तरफ। ठीक है। यस बेटा। अब डी ब्लॉक आ गया हम लोगों का। ठीक है। तो डी ब्लॉक में तुम सबको पता है क्या क्या करना है। मैंने बहुत अच्छे से डी ब्लॉक में बताया हुआ है। कहीं भी जिंक कैडमियम मरकरी ऐसा कुछ भी आ जाए, तो आप लोगों को एक ही चीज लिखना है। क्या लिखना है? ड्यू टू फुल्ली फेल्ड या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कलर का फुल कंपाउंड, डी डी ट्रांजिशन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हमेशा लिखना ही लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, एंड वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन आइदर इन देयर एटॉमिक और आयनिक फॉर्म। और बाकी हर जगह कलरलेस आ गया, सॉफ्ट आ गया, या डायामैग्नेटिक आ गया, लो एटोमाइजेशन एंथैल्पी आ गया, कुछ भी आ गया, हर जगह क्या लिख दोगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी वाली चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले ये MnO4 से कहाँ गया, KMnO4 की प्रॉपर्टीज है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन KMnO4 इज हीटेड। तो एकदम रट लेना है बेटा इसको। KMnO4 को जब हीट करोगे तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 मिलेगा। ठीक, कैसे मिलेगा, जैसे ही आप KMnO4 को फिर से देखो, 2KMnO4 को हीट करोगे तो K2MnO4, MnO2 और O2 मिलेगा। ठीक है, अब ये इसकी कुछ रिएक्शंस याद रखनी है, सीधा लास्ट पे फोकस करना। जब भी KMnO4 आ जाए पेपर में और बोले इसका रिएक्शन लिखो, तो KMnO4 मतलब आपको सिर्फ MnO4 नेगेटिव लेना है, आयनिक इक्वेशन है ना। तो आपको ये ऐसे लिखना है। अगर पेपर में बोले KI के साथ लिखो तो सिर्फ आई लेना है, के नहीं लेना। आयनिक मतलब सिर्फ आयंस लेने होते हैं। तो देखो, दो चीजें फिक्स है, एक तो Mn+2 और वाटर लिखना ही लिखना है, Mn+2 और वाटर लिखना ही लिखना है। मेन चीज क्या याद रखोगे, MnO4, Mn+2 और वाटर, आई नेगेटिव किस में बदल जाएगा, I2 में। फिर अगर Fe+2 है तो किस में बदल जाएगा, Fe+3 में। अगर हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है C2O4, तो वो CO2 में बदल जाएगा। हमारे पास S नेगेटिव ट्वाइस नेगेटिव है तो सल्फर में बदल जाएगा। अगर मेरे पास SO3 है तो वो SO4 में बदल जाएगा। अगर मेरे पास NO2 है तो वो NO3 में बदल जाएगा। रेस्ट ऑल आर सेम। जल्दी बोलो, समझ आया क्या, है ना। बस मेन चीज याद रखनी है, MnO4 नेगेटिव और H प्लस तो होगा ही एसिडिक मीडियम में, तो वो हमेशा Mn+2 और वाटर में बदलेगा। बीच वाली चीज याद कर लो, अगर I नेगेटिव है तो I2, Fe+2 है तो Fe+3, C2O4 है तो CO2, S2 नेगेटिव है तो S, SO3 ट्वाइस नेगेटिव है तो SO4, NO2 नेगेटिव है तो NO3। ये याद रखना है। डन, चलो। अगर क्वेश्चन आ गया न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम, हम्म अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई न्यूट्रल में क्या करोगे, न्यूट्रल या अल्कलाइन या बेसिक मीडियम में आप कैसे लिखोगे, तो इसके लिए कहानी याद रख लो बेटा। सबसे पहले MnO4 जो है इसमें MnO2 में कन्वर्ट होता है। MnO4 किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 और OH में। और आई नेगेटिव IO3, Br नेगेटिव BrO3, H2O3 SO4, और यहाँ पे सिमिलरली Mn+2 और 2MnO4 जो था 5MnO2 प्लस 4H प्लस। ये तीनों रट लो बेटा। मतलब बेसिकली इसमें ना आई और Br वाला बार बार आता है, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये याद रखना है, न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करूं MnO4 नेगेटिव या फिर MnO4 ट्वाइस नेगेटिव की, ठीक है, तो दो चीजें होती है ना, आपको याद हो तो, एक होता है MnO4 ट्वाइस नेगेटिव और एक होता है MnO4 नेगेटिव। हम्म तो दोनों टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो MnO4 ट्वाइस नेगेटिव होता है ना, ये वाला, ये पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि MnO4 नेगेटिव वाला डायामैग्नेटिक होता है। ये याद रखना है। ठीक है, तो एक डायामैग्नेटिक होगा और एक पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, जल्दी बोलो। कि MnO4 वाला जो था वो है पर्पल कलर, वो वाला डाया है। ठीक है, और जो K2MnO4 से आता है MnO4, ठीक है, वो हम लोगों का पैरा होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइड एक्टेनाइड्स, कुछ भी क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलेगा ZR और HF का साइज सिमिलर है, क्यों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम, वाई दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सेम बोलना है। पर किसी ने गलती से पूछ लिया व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तब बोलोगे ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग, देयर इज अ सडन डिक्रीज इन अ साइज,
due to the poor shielding effect of 4f electron are called lanthanide. And there is a sudden decrease in size due to the poor shielding of 5f are called एक्टिन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों याद रखना है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस देखो बेटा, 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व, 5f ऑर्बिटल इन्वॉल्व। +3 is the most common oxidation state along with 2 and 4, and they show wide range of oxidation state like +3, +4, +5, +6 and +7. Only promethium is radioactive, all are radioactive. They are less reactive than actinoid, they are more reactive. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर लेस कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर मोर कॉम्प्लेक्स। ये आ सकता है पेपर में, लेंथेनाइड एक्टेनॉइड, बेटा एकदम रट लो। लेंथेनाइड 4f 5f, +3 is the most common oxidation state, however they show +2 and +4। बेटा एक नोट बताऊं, सीरियम वर्ड याद कर लो, सीरियम। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये रट लो। सीरियम इन लैंथेनाइड शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है, उसमें सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेस कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये, पक्का। तो डी ब्लॉक में अपने को इतना ही लर्न करना है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस बेटा। लीगेंड्स, लीगेंड्स को क्या बोलते हैं? लिविस बेस। ऑलवेज रिमेंबर, लीगेंड्स को क्या बोलेंगे? लिविस बेस, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लिविस बेस। ठीक है, सबको रट के रखना है भाई, दिस इज कॉल्ड लिविस बेस। ठीक है, तो लिविस बेस बोलेंगे इसको, बिकॉज ए लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर भाई, भूलना नहीं है किसी को भी गलती से भी। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड लिविस बेस। अगला देखो, यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं विच कंटेन वन डोनर एटम। बाइडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं विच कंटेन टू डोनर एटम। और पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं विच कंटेन मोर देन वन टू डोनर, है ना। सबके एक एग्जाम्पल आपको पता ही है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, बट उनमें से कौन कोई सिर्फ एक ही डोनेट करता है। यानी क्या बोलोगे? एम्बिडेंट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड हैविंग टू डोनर ग्रुप, बट एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एम्बिडेंट लिगेंड। फिर आता है व्हाट इज चिलेटिंग इफेक्ट। तो कोई पूछ ले तुमसे चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जिनके पास दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप है, तो वो ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं मेटल के साथ। इसी को चिलेट बोलते हैं, या चिलेटिंग लिगेंड, या चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ आ गया? यानी जब भी बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ जुड़ेंगे, तो वो मेटल के साथ जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कैसा? एक रिंग लाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसी को बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है बेटा? तो इससे होता ये है की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर पेपर में तुम्हें दिया कि एक COEN3 दे रखा है और एक COCl6 दे रखा है, और बोला बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप छूटते ही बोल देना बेटा EN वाला। क्यों? क्योंकि इसमें चिलेटिंग इफेक्ट है। चिलेटिंग इफेक्ट है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ, इन सबका थोड़ा बहुत जो फेमस है उनके नाम याद कर लेते हैं। H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को अमाइन बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, क्लोरिडो, ब्रोमिडो भी लिख सकते हो। और इन सबका चार्ज भी याद रखना। एक्वा पे 0 चार्ज, NH3 पे 0 चार्ज, CO पे 0 चार्ज। फ्लोरीन पे देखो -1 का चार्ज, -1 -1। ठीक है, फिर आप साइनिडो देख लो, नेगेटिव हाइड्रोक्सो, नेगेटिव NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव। ठीक, SCN भी नेगेटिव होता है, तो सारे नेगेटिव वाले हैं। तो पता लग गया जीरो वाले कौन कौन से हैं? एक्वा, H2O, CO, NO, ये सारे जीरो वाले हैं। और बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड हो गया, OH हो गया, ये सब पे -1 का चार्ज है। अब देखो, ये है तुम्हारे बाईडेंटेड लिगेंड, जैसे ऑक्जेलेटो। तो ऑक्जेलेटो इज अ बाईडेंटेड लिगेंड, बट चार्ज इस पे कितना होता है? ऑक्जेलेटो पे -2। उसी तरीके से EN,
En2 पे चार्ज जीरो होता है, पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें बेटा हम लोगों को याद रखनी है। डन। हमारे में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का केस है? सिर्फ 4 और 6 का, तो भूलना नहीं है। 4 और 6 वाले ही सिलेबस में पढ़ने जाने हैं। ठीक है, आज आगे आ जाओ फटाफट। उसके बाद सीधा पहुंचना आइसोमेरिज्म में। तो आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयंस का अगर चेंज होता है तो आयोनाइजेशन बोलेंगे। सॉल्वेंट मतलब हाइड्रेटेड, जब वाटर मॉलिक्यूल का चेंज होगा तो उसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और जब एम्बिडेंट लीगेंड आ जाएगा तो उसके चलते जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और सिमिलर वे में अगर दो दो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स एक साथ आ जाए जिसमें बस लीगेंड का इंटरचेंज हो रहा है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस, ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो और रोटेट्रो याद, डेक्स्ट्रो और लीवो याद रखना है। जो तुम्हें बताया था दो तीन वही याद रखना, बाकी छोड़ देना। अब आ जाओ वीवीटी थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा देखो कितनी सही सही चीजें हैं। तुम सबको पता है कि 4 ही केस होंगे। क्या 4 केस होंगे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सिर्फ 2 केस होगा। अगर वीक लीगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अगर वीक लीगेंड होगा तो sp3, अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा तो dsp2। हाँ, sp3 को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, dsp2 को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और बताओ, ये ज्यादातर होंगे पैरामैग्नेटिक, ये ज्यादातर होंगे डायामैग्नेटिक। एक एक्सेप्शन है जो रट के जाना एकदम, वो पेपर में आएगा ही आएगा, वो है NiCO4। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि CO तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन इसका होगा टेट्राहेड्रल। आप बोलोगे कि टेट्राहेड्रल होगा तो पैरा होना चाहिए, बट ये पैरा नहीं होगा, ये डाया हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें एक्सेप्शन है। तो बेटा एकदम रट लेना है इसको, याद रहेगा क्या? समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? हम्म। सर इस ठीक है वाले को एनआई वाले को पूरा करके दिखा दो एक बार। बेटा, ये कॉपी में देखना, अभी हम अगर पूरा करने लग गए तो नहीं हो पाएगा सब कुछ, बहुत कुछ अभी रिवाइज करना है। एक बार देखना तुम, कॉपी में मैंने कराया हुआ है। Ni0 ठीक। आएगा, जीरो में 3D8 4s2 आएगा बेटा। ठीक है, फिर तू जैसे फिल करने जाएगा तो ये देख ऐसे 5 ऑर्बिटल बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये भी अंदर ही आ जाएंगे, तो यहाँ यहाँ आ जाएंगे। तो ये खाली हो गया। अब देख तेरे पास कितने ऑर्बिटल, 4 लीगेंड है ना, तो 1 लीगेंड, 2 लीगेंड, 3 लीगेंड, 4 लीगेंड, तो शेप क्या हो गया? sp3। और देख एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आया समझ? यस सर। हम्म। चलो बेटा, उसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बात करूं मैं, तो इसमें भी 2 केस होंगे। अगर वीक लिगेंड आएगा तो आप बोलोगे इसको sp3d2। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो आप इसको बोलोगे d2sp3। ये वाले ये सभी ऑक्टाहेड्रल होते हैं, इनका शेप एक ही होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसमें सुनो, ये इनर ऑर्बिटल के आउटर ऑर्बिटल, तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल sp3d2 वाला। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला होगा इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल वाला डायामैग्नेटिक होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो पूरा रट लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 केस होंगे। वीक लिगेंड sp3d2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड d2sp3। sp3d2 आउटर ऑर्बिटल होगा और पैरा होगा, ये इनर होगा और डाया होगा। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, CFT में तुम सबको ही पता है बेटा, CFT में ये वाला डायग्राम बनाओगे हर बार, है ना? ऐसे, नीचे 1 2 3, ऊपर 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? T2G। और ऊपर वाले को EG। तो ये तो आराम से बना दोगे। ये जो गैप होगा वो डिपेंड करेगा डेल्टा ओ कितनी आ रही है। अच्छा, ये लीगेंड की सीरीज याद है? आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDT अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। अब सुनो, अगर डेल्टा ओ कम है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3, चौथा ऊपर भर दोगे। अगर डेल्टा ओ ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? 1 2 3 4, सब नीचे भर देते हैं। तो ये याद रखना है बेटा। ठीक है, अब सुनो, एक ये रिलेशन सभी लोग याद करके जाएंगे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये सभी रट के जाएंगे एकदम, कि जो डेल्टा टी होता है ना, वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है। मतलब बहुत ही लेस एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा टी में।
तो डेल्टा टी का डायग्राम जब आ जाएगा ना, तो उसमें पता है, नीचे कर देना Eg, ऊपर कर देना T2G। अब इसमें ना हमेशा इलेक्ट्रॉन एक दो तीसरा ऊपर ही भरेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन आता है हर साल, वाई द लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली नोन। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। क्यों नहीं पता करते हैं उसको? तो आप उसका रीजन क्या बोलते हो? बिकॉज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड Eg, दैट्स व्हाई दे आर नॉट नोन। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। डन। ओके, तो ये पूरी कहानी हो जाएगी बेटा, क्या होता है क्या नहीं। अगर मेटल कार्बोनिल पे क्वेश्चन आ गया, मान लो किसी ने बोल दिया व्हाट इज मेटल कार्बोनिल, तो मेटल कार्बोनिल क्या होता है कि मेटल का जब कार्बोनिल के साथ बॉन्ड होता है, CO के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग मेटल कार्बोनिल बोलते हैं बॉन्डिंग। और उसमें ना एक सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। जैसे अभी तक लीगेंड से मेटल पे आते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें मेटल से लीगेंड पे भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। एक वर्ड याद रख लेना, सिनर्जिक। ये मेटल कार्बोनिल में बोलना है अगर थ्योरी आ गई तो। सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड बन जाता है आपका, पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों बॉन्ड बनता है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है। ठीक, चलो, अब हम पहुंचते हैं सीधा अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर पे, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन। सभी से उम्मीद है इसमें SN1 और SN2 को एकदम रट के जाएंगे सभी। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, तो सबको याद है। SN1 का ऑर्डर, एक बार बता दो। SN1 का ऑर्डर हो जाएगा 3 to 1, और SN2 का हो जाएगा 1 to 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना है। SN1 SN2 में डिफरेंस भी एक बार रिवाइज करके जाएंगे सभी, कि SN1 और SN2 में मेन मेन क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब ये रिएक्शंस देखो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब सुनो, अगर मेरे पास क्लोरोइथेन है, लेट अस अज्यूम अल्काइल हैलाइड है, अगर मैं इसको KOH के साथ ट्रीट करूंगा, कुछ नहीं, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। KCN के साथ ट्रीट करूंगा, CN लग जाएगा। AgCN के साथ ट्रीट करूंगा, NC लग जाएगा। AgNO2 के साथ ट्रीट करूंगा, NO2 लगेगा। और KNO2 या NaNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ONO लगेगा। यहां तक एकदम रट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 रिएक्शन आती ही आती हैं। KOH के साथ OH लगाओ, KCN के साथ CN लगाओ, AgCN के साथ NC लगाओ, AgNO2 के साथ NO2, KNO2 के साथ ONO। उसी तरीके से अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आ गया, CH3CH2ONA, बेटा ये विलियमसन हो गया, विलियमसन। तो इसमें क्या, NaCl निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा। अमोनिया के साथ कर दिया तो अमाइन बन जाएगा, अमाइन चैप्टर में है। बट कंडीशन क्या थी, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेना है, अगर उसको कम लोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाना सीधा, कि अगर आप क्लोरोमीथेन का रिडक्शन कर दो तो आपको एल्केन मिल जाएगा। सोडियम के साथ कर दोगे तो वुड्स रिएक्शन 2 से 4 मिल जाएगा। मैग्नीशियम के साथ ग्रिगनाट रीजेंट, और अगला जिंक अमलगम के साथ भी इसका रिडक्शन होके ये मिल जाएगा। अगर अल्कोहलिक KOH आ गया तो इथीन मिलेगा, क्या मिलेगा, इथीन। AgF, स्वॉर्ट्स रिएक्शन, तो AgF में F लग जाता है, NaI फिंकल स्टेन, I लग जाएगा। तो हो गया पूरा रिवाइज। स्वॉर्ट्स रिएक्शन क्या होता है, व्हेन द क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद AgF, सिल्वर फ्लोराइड, कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले लो, तो CH3CH2F बन जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप इसको NaI के साथ ट्रीट कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो CH3CH2I बन जाएगा, जो कि हमारा आयोडीन बन गया। तो इसको हम फिंकल स्टेन मेथड बोलेंगे। बोलो, क्लियर है क्या? हम्म, यस चलो, सर। गुड। तो ये कहानी हो गई हमारी पूरे, जो हमें याद रखना है इसके अंदर। क्या नाम था इसका, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस के अंदर। SN1 SN2 के बारे में थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना। SN1 जो रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जबकि SN2 एक ही स्टेप में होता है, थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब कुछ नेम रिएक्शन है इस चैप्टर के, सैंडमेयर और गेटरमैन, दोनों रट लेने हैं। तो बेटा सैंडमेयर में क्या होता है, BDC लिया, कॉपर क्लोराइड और HCl ले लो, क्लोरोबेंजीन। गेटरमैन में भी सेम होगा, बस फर्क क्या होगा, HCl की जगह क्या ले लोगे, जैसे कॉपर क्लोराइड और सिर्फ कॉपर।
ठीक है, तो उसमें एक ही चीज लेनी है, दो दो नहीं लेना। इसमें कॉपर क्लोराइड भी लेना है और HCl भी लेना है। कॉपर ब्रोमाइड ले लोगे तो ब्रोमीन लग जाएगा, CN लोगे तो CN लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। फिंकल स्टेन रिएक्शन सबको पता है। व्हाई ओनली आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बिकॉज ओनली आयोडीन इज soluble in NaI, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बेटा जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बाइफिनाइल, आपको यही करना है। क्लोरोबेंजीन लोगे, दो Na ले लो, एक और क्लोरोबेंजीन ले लो, बाइफिनाइल। और अगर वुड्स फिटिंग में क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन लिया और एक नॉर्मल वाला ले लो CH3Cl, तो टॉलीन बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन से अगर टॉलीन में जाना है तो वुड्स फिटिंग, और अगर क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल में जाना है तो फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी किसी को दिक्कत होने वाली है। डाउस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। डाउस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से सीधा फिनॉल बनाता है। तो क्लोरोबेंजीन लिया, उसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो सीधा हम लोगों का क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ठीक। गेटरमैन में देखो कॉपर HCl है, उसमें कॉपर क्लोराइड। अगर कॉपर क्लोराइड और HCl आता है तो हम बोलेंगे सैंड मेयर। दो नाम है ना, सैंड मेयर, तो यहाँ भी दो। लेकिन अगर सिर्फ कॉपर और HCl आता है तो गेटरमैन। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा। अब आ जाओ तुम सीधा फिनॉल पे, कि भाई अल्कोहल और फिनॉल में क्या क्या रिएक्शंस करने हैं। बेटा बहुत काम की चीज है ये, ध्यान से अगर तुम समझ गए ना तो इससे बहुत सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले फिनॉल पकड़ो। अगर फिनॉल को तुम ट्रीट कर दो नॉर्मली NaOH के साथ, ONA, और उसको अगर फर्दर तुम अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट कर दो तो आपको एनिसोल मिल जाएगा। तो ये कन्वर्जन पेपर में बहुत बार आया है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल। फिनॉल टू एनिसोल आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये रहा फिनॉल, NaOH लगा के ONA कर दिया, और उसके बाद से आप इसको CH3Br, CH3Cl या CH3I किसी के साथ भी ट्रीट कर दो, तो NaBr, NaCl, NaI निकल जाएगा और एनिसोल मिल गया। अगर फिनॉल में कोई रिएक्शन आया, तुम बिल्कुल फंस गए, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो तुम जिंक डस्ट करके इसको बेंजीन बना दो। फिर बेंजीन से तुम बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो ये जिंक डस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ किया बेंजीन, और बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया तो नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का SnHCl किया तो एनिलीन। देख रहे हो, तो एकदम कन्वर्ट हो गया फिनॉल सीधा एनिलीन में। उसी तरीके से अगर मेरे पास फिनॉल से क्वेश्चन आया, फिर से जिंक डस्ट से बेंजीन बनाया, और इसको मैंने सीधा एसिटेफिनोन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करके। अगर मेरे पास जिंक डस्ट का क्वेश्चन आया, मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन में मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके टॉलीन किया। और टॉलीन में तो तुम्हें रटवा रखा है कि टॉलीन में कभी भी KMnO4 KOH दिख जाए तो एक कार्बन लगा हो, दो लगा हो, 10 लगाओ, 1000 लगाओ, बनेगा बेंजोइक एसिड। तो आपने फिनॉल से बेंजोइक एसिड भी बना दिया। अब ये नाम वाली रिएक्शन बेटा, RTM, सबको रट जानी चाहिए। RTM हो गया, कोल्ड बेस हो गया, ये बिल्कुल रट जानी चाहिए। RTM में क्या करते हो, फिनॉल लेते हो, उसको ट्रीट करते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, CH3Cl क्लोरोफॉर्म के साथ। बेटा यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ आप ट्रीट कर दो तो क्या मिलेगा, ये इंटरमीडिएट मिलेगा ONaCHCl2। उसको फर्दर NaOH के साथ ट्रीट करोगे बेटा, ONaCHO हाइड्रोलिसिस पे सेलीएल्डिहाइड मिल जाएगा, और भी से 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। उसी तरीके से अगर आप कोल्बे का रिएक्शन करते तो वहां पे CO2 लेना था और NaOH, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता। पर यहाँ पे नोटेबल पॉइंट सबको याद रखना है बेटा। क्या नोटेबल पॉइंट है, कि अगर इसी सैलिसिलिक एसिड को एक स्टेप और आगे ट्रीट कर दो, एक स्टेप और आगे, क्या किया तुमने, आपने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दिया, तो आपको एस्प्रिन मिलेगा। क्या मिलेगा, एस्प्रिन। बिल्कुल घबराना नहीं है स्ट्रक्चर याद करने के लिए, बस ये OH दिख रहा है, H हटा के COCH3 लगा दिया है ना। ये फिनॉल ऐसे ही लिया है, COH ऐसे ही है, यहाँ का H हटा है और यहाँ COCH3 लग गया, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड का क्वेश्चन आता है तो बस H हटा के COCH3 लगाना होता है। तो ये आपका एस्प्रिन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्प्रिन, पेपर में बार बार आता है। हाउ विल यू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू एस्प्रिन, तो बाय ट्रीटिंग विथ
एसिटिक एनहाइड्राइड। या हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू एस्पिरिन, ऐसे भी आ सकता है। फिर से जिंक डस्ट से टॉलिन बनाया, टॉलिन से देख सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, तो ये कन्वर्जन भी पॉसिबल है। फिर से जिंक डस्ट से बेंजीन बनाया, फिर नाइट्रेशन करके हमने ये बना दिया। तो ये बार बार चीजें आती रहेंगी। ठीक, अब इधर आ जाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अगर फिनॉल का मैं सल्फोनेशन करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड, ऑर्थो पैरा पे लगेगा। सिमिलरली अगर मैं इसका फिनॉल का नाइट्रेशन करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। अगर मैं फिनॉल को ट्रीट करूंगा ब्रोमीन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ऑर्थो पैरा मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये एक्वस Br2 के साथ कर दूं, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर फिनॉल को ट्रीट करोगे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बेंजाक्विनोन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजाक्विनोन। तो आई होप ये रट गया होगा पूरा। तो ये फिनॉल की सारी रिएक्शन थी बेटा, जो हम लोगों ने याद करी। ठीक, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे। अब आ जाओ तुम एल्डिहाइड और कीटोन पे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन, मेन मेन क्या याद रखना है तुम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन में? तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को ध्यान से देखो, तो एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस है, तुम सबको भी पता है खैर कि इसमें तो बहुत कुछ है। उसमें से भी देखो क्या क्या याद रख सकते हो, कैसे कैसे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो। तो तुम सबको पता है, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करते हो तो एल्डिहाइड मिल जाता है ना? अगर एल्काइन सिमेट्रिकल एल्काइन है तो एल्डिहाइड, और असिमेट्रिकल एल्काइन होगा तो आपको कीटोन मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास रोजनमंड रिएक्शन है, CH3COCl, और उसको H2PdBSO4 के साथ ट्रीट करो तो एल्डिहाइड मिलेगा। आपने ये भी पढ़ा है कि आप अल्कोहल लो और अल्कोहल को ट्रीट कर दो CrO3PCC के साथ, तो भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर आप स्टीफन रिडक्शन कर दो, स्टीफन रिडक्शन मतलब CH3CN लिया और आपने उसको SnCl2 + HCl के साथ ट्रीट किया, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप हॉट कॉपर 573 केल्विन पे भी अल्कोहल को ट्रीट करते हो, तो यूल गेट एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आप ब्यूटीन का ओजोन लिसिस करते हो, तो भी यूल गेट एल्डिहाइड। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। क्या क्या? एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें आपका अल्कोहल का हॉट कॉपर के साथ, और दूसरा दूसरा क्या पढ़ लिया कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर दो। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम ये बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टी, आप सबको पता है ना, एक ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट वाला प्रॉपर्टी है। मैंने कॉपी में इसको ऐसे लिखवाया हर जगह, है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर हम बोल देते थे अच्छा ये हो जाएगा SO3Na, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जोड़ दो सबको एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना? तो वही वाला है ये। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है जो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। और ये एडिशन प्रोडक्ट हमारे किस काम आता है बेटा? तो ये एडिशन प्रोडक्ट से हम लोगों को ये पता लगता है कि एल्डिहाइड के प्यूरिफिकेशन में काम आता है। NH2OH में तुझे पता है O निकल जाएगा, तो NOH बन गया। इसको क्या बोलते थे? ऑक्साइम का बनना। ये क्या बना है? हाइड्राजोन, हाइड्राजोन का बनना। ये क्या बोलते थे? 2,4-DNP से पहले, तो फिनाइल हाइड्राजीन का बनना, है ना? और ये सेमी कार्बाजोन का बनना, कार्बाजोन। तो ये सारे रिएक्शंस एक साथ ही हो गए, समझ गए? तो एल्डिहाइड में जो नहीं कराया था मैंने कि हर बार H2O निकाल दो और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगाते थे, H2ONOH, कभी NNH2, कभी फिर से H2N निकाल के NH करके फिर ऐसे फिनाइल बना देते थे, तो 2,4-DNP लगाते थे। तो वही सारी चीजें थी। इन सब में कॉमन क्या है? H2O निकाल दो, बाकी सबको जोड़ दो। चलो, ये एल्डिहाइड का टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन आ गया बेटा। ठीक है, एल्डिहाइड का किसके साथ आ गया? टॉलेंस रीजेंट के साथ। कि अगर टॉलेंस रीजेंट आता है तो आप कैसे रिएक्शंस करोगे? तो ये रहा टॉलेंस रीजेंट। ठीक है, AgNH3 होल ट्वाइस OH। तो टॉलेंस रीजेंट में एक ही याद रखना है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पे सिल्वर मिरर कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट था फैलिंग सॉल्यूशन।
तो फैलिंग सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं? जब एल्डिहाइड और बेंजा एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना होता है। बेंजा एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे कॉपर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, और सिल्वर मिरर में सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो जैसे ही एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं I2 और NaOH के साथ, तो दे गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। जिंक अमलगम, क्लीमेंसन रिडक्शन, एल्केन, और NH2 अगेन एल्केन, वुल्फ किश्नर। तो दोनों याद रखना है कि अगर हम एल्डिहाइड को ट्रीट कर दे जिंक अमलगम के साथ, तो हमें एल्केन मिलेगा, और NH2 के साथ भी ट्रीट कर दे तो एल्केन मिलेगा। एक को बोलेंगे जिंक अमलगम, एक को बोलेंगे वुल्फ किश्नर। अब देखो बेटा, अगला सबसे इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल, ये रट लेना है बेटा एकदम, कि जैसे ही एल्डिहाइड को NaOH डाइल्यूट के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को अगर फर्दर हीट करोगे, तो ब्यूट टू इनल मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्यूट टू इनल। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। अगेन एल्डिहाइड को ग्रिगनार्ड के साथ कर दिया, तो ये तो तुमको पता ही है ना। अगर एल्डिहाइड को ग्रिगनार्ड के साथ करोगे तो 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को करोगे तो 1 डिग्री का अल्कोहल, और कीटोन को करोगे तो 3 डिग्री का अल्कोहल। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। और फर्दर अल्कोहल को CrO3 के साथ करके कीटोन बना लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखना है। बेटा बताओ, इसमें कोई डाउट या कुछ भी ऐसा जो तुम पूछना चाहते हो? ओके सर। हाँ। यस। 2 मिनट का पॉज ले लेते हैं भाई, बहुत बोल लिया। ठीक है। हाँ भाई, वंशिका, विभा, कोई डाउट? नो सर। शरण्या, कोई डाउट? नो सर। सार्थक, साक्षी, कोई भी डाउट बेटा? नो सर। नो सर। गुड। कीर्ति, काशवी, नो सर। दिया, तुमने लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर। हाँ, हमने सारा फिजिकल इनऑर्गेनिक सबका कर लिया, अब लास्ट चल रहा है हमारा ये बस। ठीक है। आयन है, अर्पिता, अर्पिता ने भी शायद लेट ज्वाइन किया आई गेस। जय वगैरह तो सब स्टार्टिंग से हैं, कीर्ति भी स्टार्टिंग से है। गुड। चलो, ओके बेटा। तो ये हो गया हमारा पूरा एल्डिहाइड की कहानी। अब चलते हैं कीटोन का थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं, लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है। तो जैसे उसमें हमने सिमेट्रिकल एल्काइन लिया था, इसमें असिमेट्रिकल एल्काइन ले लो तो ये बन जाएगा। 2 डिग्री का अल्कोहल ले लो, वहां 1 डिग्री से बन रहा था, यहाँ 2 डिग्री से बन जाएगा। ठीक। और एक इसमें ना डाई अल्काइल कैडमियम वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे एसिड क्लोराइड को रोजरमंड से बनाते थे, यहाँ डाई अल्काइल कैडमियम से बना लेना। ठीक है। यही वाला काम करना है बेटा, बहुत अच्छे से। रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ये सारी रिएक्शन सेम है, कोई फर्क नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सेम है। ये क्लीमेंसन भी सेम है, जिंक अमलगम वाला भी सेम है। ठीक है। ये सब कुछ सेम सेम रिएक्शन है, बस क्या है, अगर आप ग्रिगनाट के साथ ट्रीट करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये सब कुछ सेम याद रखना है इसमें। बस इसमें एक्सेप्शन अलग क्या था, एक डाई अल्काइल कैडमियम, और यहाँ पे असिमेट्रिकल एल्काइन वाला होगा। ठीक है। बाकी हर जगह आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा जो एल्डिहाइड में पढ़ा था। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटा सा चैप्टर है, बट इससे कोई भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है तुम सबको। सबसे पहले प्रिपरेशन में ये वाला लाइन रख लो, यहाँ पे CH3 लगा हो, या यहाँ पे ऐसे लगा हो, CH2 CH2 CH3 कुछ भी लगा हो, अगर आप इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे, तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ये मत सोचना कि 3 कार्बन लगा है तो 3 कार्बन के बाद बेंजोइक एसिड बनाए, नहीं, आपको मिलना बेंजोइक एसिड ही है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप नाइट्राइल का भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यूल गेट बेंजोइक एसिड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ड्राई ईथर CO2, CO2 को अगर